हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 और 4 पूरा करेंगे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाना पड़े और इसी वीडियो से ही हम रिवीजन भी कर सकें। यदि आप लोगों ने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग पहले ही थोड़ा बहुत परिचित हैं। मुख्यतः दो तरह की गतियाँ होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। एक तीसरी भी होती है जिसको कहते हैं गैलेक्टिक मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं? गैलेक्टिक मोशन। ये जो तीसरी गति है ये गैलेक्सी से गैलेक्टिक मोशन है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सौर मंडल है, जैसे कि सपोज़ ये हमारी एक गैलेक्सी का सेंटर है, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। तो सौरमंडल अपने सभी ग्रहों को लेके, ये मान लो सूर्य है, इनके सारे ग्रहों का मंडल है और ये गैलेक्सी का सेंटर है, तो इसका भी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी द्वारा भी ये एक सौरमंडल का पार्ट होते हुए भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस गति को गैलेक्टिक मोशन कहते हैं। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब 11th-12th एनसीईआरटी में पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल यही देखते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक को घूर्णन कहते हैं, दूसरे को परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोटेशन। और परिक्रमण को इंग्लिश में बोलेंगे रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, ठीक है। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी जब अपने एक्सिस, ये जो हमारी एक्सिस है या धुरी है या अक्ष है, इसके सहारे जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो हम इसको कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। और ये पूरा एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है। ठीक, ये अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है किसी अपनी जो स्थिर कक्षा है उसकी, जो उसका जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट पे जब वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा अक्ष के बारे में पढ़ते हैं। अक्ष क्या है? पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। एक्चुअली वहाँ कोई रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। हम जो मानते हैं कि वो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाती है। ठीक, अब एक टर्म आता है यहाँ पे कच्छी समतल। कच्छी समतल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑर्बिट से रिलेटेड होगा। तो हमारा जो ये ऑर्बिट होता है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो अगर हम उसको एक प्लेन की तरह मान लें, सपोज हम वहाँ पे एक पेपर रख दें जिसपे ये ऑर्बिट ऊपर बना हुआ है, तो एक ये ऑर्बिट समतल माना जाता है, ऑर्बिट फ्लोर माना जाता है। जैसे हम लोग कोई पेपर में दो वो नहीं होता जिसको क्या बोलते हैं, जिससे गोला बनाया जाता है पेपर में, ऐसे करके दो लंबे लंबे से होते हैं और यहाँ से ऐसे करके सर्किल बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम पेपर पर सर्किल बनाएंगे और इसको हम मान लेंगे कि ये एक हमारा इलिप्टिकल पाथ है पृथ्वी का, तो ये जो पेपर होगा ना, इसको बोलेंगे हम कच्छी समतल, इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस कच्छी समतल से पृथ्वी का जो अक्ष है, यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ है, पृथ्वी का कच्छी समतल है। इस कच्छी समतल से ये हमारी एक्सिस कितना कोण बना रही है? ये बना रही है 66.5 डिग्री। ठीक, अब इसी कच्छी समतल के जो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे है, वहाँ से कितना एंगल बन रहा है? 23.5 डिग्री। ठीक, अब क्या होता है कि सूर्य जो है, जब पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है तो पृथ्वी जो है अपना एक्सिस कभी बदलती नहीं है। एक्सिस जिस एंगल पे झुका हुआ है वो पूरे रोटेशन के दौरान, पूरे रेवोल्यूशन के दौरान हमेशा सेम ही रहता है। एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, एक्सिस में परिवर्तन नहीं आने के कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के केवल एक ही हिस्से में पड़ पाता है। ठीक, अब जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त
और इंग्लिश में बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। ठीक, अब केवल इस हिस्से में ही सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन, और यहाँ पे होगी रात। ठीक, अब पृथ्वी इसी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, तो घूमते रहने की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 24 घंटे का टाइम होता है इसको हम लोग पृथ्वी दिन भी कहते हैं, और इसी पृथ्वी दिन की तुलना में हम लोग दूसरे ग्रहों के दिन और रात को देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम मंगल ग्रह का दिन और रात देखेंगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी दिन से वहाँ का दिन बड़ा है या छोटा है, मतलब कितने घंटे बड़ा है या कितने घंटे छोटा है, ऐसे करके हम लोग रेफरेंस देंगे। और इसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोज होती है, डेली की होने वाली गतियाँ हैं। ठीक, अब हमारे जो खगोलीय विद्वान थे आर्यभट्ट, उन्होंने पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है और घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि घूर्णन ना करे तो क्या होगा, घूर्णन ना करेगी तो क्या होगा। सूर्य, जैसे ये मान लो पृथ्वी है, इधर एक सूर्य मतलब निकल ही रहा है, इससे डायरेक्टली रोशनी आ रही है, तो अगर ये एक्सिस में रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, इस हिस्से में हमेशा लाइट पड़ती रहेगी, और लाइट पड़ने रहने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इधर क्या होगा, यहाँ रोशनी पड़ेगी नहीं तो यहाँ पर ठंड बढ़ जाएगी। ठंड इतनी हो जाएगी और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जीवन जो लाइफ साइकिल है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। तो क्या होगा, जीवन संभव होना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से घूर्णन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है जैसे परिक्रमण है, उसके बारे में क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहाँ लगाती है, स्थिर कक्षा में। स्थिर कक्षा में, स्थिर कक्षा क्या होता है, स्थिर जो फिक्स्ड ऑर्बिट होता है क्या होता है, वो होता है इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल क्या होता है, हिंदी में उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब वो बिल्कुल सर्कल नहीं होता, वो एक तरफ ऐसे बड़ा होता है। ठीक है, अब ये परिक्रमण कितने दिन में होता है, 1 वर्ष या 365 सही 1/4। 1/4 होगा कि दिन का कितना, 1/4 बराबर होगा 6 आवर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि एक साल में 6 आवर्स एक्स्ट्रा हुआ, 365 दिन प्लस 6 आवर्स। तो ये जब 4 बार 4 साल का गैप हो जाता है तो ये 4 बार 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐड होकर कितना हो गया, 24, एक दिन। तो ये एक दिन कहाँ ऐड होता है, लीप ईयर में। ठीक है, और ये और थोड़ा अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये समझ मतलब पता चलेगा कि 365 1/4 प्लस और भी कुछ होता है। ठीक है, जो हम 400 साल में ऐड करते हैं वो 400 साल में एक दिन के बराबर हो पाता है। ठीक है, अब ये तो 1/4 जो है वो केवल 4 ही साल में एक दिन हो गया। अब जो और आगे होता है वो 400 साल में एक दिन के बराबर होता है, तो हम हर 400वां साल जो है लीप ईयर मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसे समझते हैं कि परिक्रमण के द्वारा क्या क्या चीज़ें होती हैं। परिक्रमण सबसे पहले क्या होता है, घूर्णन से थोड़ा सा तुलना करते हैं। परिक्रमण क्या है, वार्षिक गति है उसकी, और यहाँ सूर्य को केंद्र मानते हैं, वहाँ पर अक्ष के केंद्र मान कर पृथ्वी घूमती है। और घूर्णन में दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण में क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आता है। अब मौसम में परिवर्तन कैसे आएगा ज़रा देखेंगे। अब ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस हमेशा एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 21 मार्च की बात कर रहा है और यहाँ 21 सितंबर की बात कर रहा है। तो जब सूर्य की रोशनी जब विषुवत रेखा, जैसे हमने कल बताया था, अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग 3 काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर मानते हैं। एक रेखा जो होती है जिसको हमने 0 अक्षांश माना है, इसको बोलते हैं विषुवत, और जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश माना है वो है कर्क रेखा। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होती है मकर रेखा। ठीक, ये ही 3 रेखाओं का सबसे बड़ा रोल देखा जाता है। अब जब सूर्य की किरणें विषुवत पर माने इस वाली रेखा पर
लंबवत पड़ती हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जैसे ये लाइन है यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की रेखाएं ऐसे पड़ रही हैं। तो जब लंबवत पड़ती हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है, EQUINOX, ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं विषुव, ठीक है, विषुव। ये साल में 2 बार होता है। कब होता है? एक होता है 23 सितंबर को, दूसरा होता है 21 मार्च को। कहीं कहीं पे इसको 22-23 भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं 21 मार्च को है तो, और यहाँ पे जो इनको नाम दिए जाते हैं, इनके और भी नाम हैं, तो वो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से दिए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा लैंड मास है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो मौसम में परिवर्तन है उसके हिसाब से ही उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि जो हमारा मार्च में होने वाला है, 21 मार्च को जो होता है हमारा विषुव, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोमन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोमन। ऑटोमन होता है बसंत, ऑटोमन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोमन इक्विनॉक्स, ठीक है, ऑटोमन इक्विनॉक्स। ये वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग। और दूसरा नाम है इसका वर्नल, VERNAL। स्प्रिंग का स्पेलिंग है SPRING, ठीक। स्प्रिंग, स्प्रिंग क्यों है? स्प्रिंग को बोलेंगे शरद ऋतु, यहाँ पर क्या है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब हो रही है? जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसमें बीच में हमारी बसंत ऋतु आती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स की एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इक्विनॉक्स में होता क्या है। इक्विनॉक्स, इसमें होता है कि पूरे अर्थ में डे और नाइट ये बराबर होते हैं, ठीक। डे और नाइट दोनों इक्विनॉक्स पे बराबर होंगे। दूसरा, जब हमारा ऑटोमन इक्विनॉक्स होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ऑटोमन होगा, बसंत होगा, ठीक। जब ऑटोमन इक्विनॉक्स होगा तो नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ में होगा बसंत ऋतु। और साउथ में क्या होगा? ये नॉर्थ साउथ गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं। साउथ में क्या होगा? शरद ऋतु, ठीक। वहीं जब ये वर्नल इक्विनॉक्स होगा तो क्या होगा? नॉर्थ में होगी शरद ऋतु और साउथ में होगी बसंत ऋतु, ठीक। अब इसमें ये होता है एक और चीज़ कि जो कोई भी जो पोल्स होता है, इन दोनों पोलों में, मतलब इन दोनों इक्विनॉक्स में कोई भी पोल सूर्य की तरफ नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये पोल सूर्य की तरफ है, जैसे यहाँ पे साउथ पोल सूर्य की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल जो है सूर्य की तरफ दिख रहा है, ठीक। अब इक्विनॉक्स हो गया। अब दूसरा हम ये समझते हैं कि जब हम 21 जून को आते हैं तो 21 जून में क्या होता है कि इक्वेटर पे न लंबवत पड़ के ये पड़ती है कहाँ पर? कर्क रेखा पर, सॉरी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है कि उस उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात 21 जून को प्राप्त होती है, ठीक है। और ये तो दिन और रात की जो अवधि है उसमें अक्षांश का प्रभाव होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। दिन और रात में जो अंतर आता है, अवधि में जो अंतर होता है, वो अक्षांश की स्थिति के कारण आता है, ना कि देशांतर के कारण। ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या है कि जैसे कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है, अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है? ये प्रकाश आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जा रहा है, उत्तरी ध्रुव पर पूरा कवर हो रहा है लगभग उत्तरी ध्रुव,
ध्रुव वृत्त का आसपास। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, 6 माह दिन होता है और 6 माह रात ध्रुवों में। ये दोनों ध्रुवों में यही कहानी होती है। तो दिन कब तक रहेगा, ठीक है, दिन 6 माह पूरा होने के लिए वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ से आके यहाँ टर्न हो गया तो ऐसे 6 माह निकलेगा, फिर ऐसे 6 माह निकलेगा। ठीक, 6 माह ऐसे, फिर 6 माह ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर है, तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर कर्क रेखा पर पड़ रही थी लंबवत किरणें, यहाँ पर क्या पड़ेंगी, मकर रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी। ठीक, तो जब मकर रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिणी अयानात। और जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उसका नाम दिया जाता है उत्तरी अयानात। ठीक, अयानात को एक और टर्म नाम दिया जाता है इंग्लिश में, यहाँ पे लिख देता हूँ, अयानात, इसको बोलते हैं सोल्स्टाइस। ठीक, ठीक है, तो जो दक्षिणी वाला होता है, दक्षिणी सोल्स्टाइस, इसको विंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि विंटर सोल्स्टाइस, जो विंटर और इन शरद ऋतुओं का नाम होते हैं वो स्पेशली फोकस होते हैं कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध के मौसम के ऊपर। ठीक है, तो जब दिसंबर के महीने में जब मकर रेखा पर लंबवत होती है तब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। तो उत्तरी गोलार्ध की ठंडी की वजह से इसका नाम दिया गया विंटर सोलेस्टिस। ठीक है, और जो उत्तरी होता है जिसको बोलते हैं उत्तरी सोलेस्टिस, उत्तरी सोलेस्टिस को नाम दिया जाता है समर, समर सोलेस्टिस। ठीक है, सोलेस्टिस, तो समर सोलेस्टिस कब हो रहा है, ये हो रहा है 21 जून को। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी होगी। ठीक है, इस वजह से ऐसे नाम दिए गए हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध पे ही फोकस है। ठीक है, अब ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे छः घंटे मिलके एक दिन पे ऐड होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाँ, पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है, और ये भी मैंने बता दिया कि एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऐसे करके मौसम पूरा जुड़ा होता है। ठीक, और ये हाँ, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी अयानात में। ठीक, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं किरणें, ये भी मैंने बता दिया। और लंबे दिन और छोटी रातों वाली गर्मियाँ ये कहाँ हो रही हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में हो रही हैं, क्योंकि मकर रेखा पर आता है। अब एक चीज़ है कि क्रिसमस हम लोग कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में तो ठंडी रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि हम लोग गर्मी ग्रीष्म ऋतु में किस देश में हम क्रिसमस मनाते हैं, तो नाम आ जाएगा उसका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत होती हैं, सीधी पड़ती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य को झुका नहीं होता, इसलिए पृथ्वी और रात, जो पृथ्वी पर दिन और रात हैं पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, इसलिए इसको विषुव नाम दिया जाता है। ये ऑलरेडी हो गया। ठीक, अब चलिए ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। ये जो क्वेश्चन है जितना मैंने पढ़ाया है, इन क्वेश्चन को अपने मन में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जितना मैंने पढ़ाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में क्लिक करेंगे और आपको आ जाएंगे। और अगर नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान में आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो क्या हो रहा है, परिक्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है। सूर्य को सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन प्राप्त होंगी। अब विषुवत पर किस दिन प्राप्त होंगी, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विषुव। तो एक विषुव कब होगा, 21 मार्च को। दूसरा विषुव कब होगा, 23 सितंबर को। ठीक है, तो 21 मार्च यहाँ पे दिया हुआ है। गर्मी में क्रिसमस, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह होता है, परिक्रमण के बजाय।
और क्या हो रहा है, घूर्णन से क्या हो रहा है, दिन और रात होते हैं। ठीक, अब हम लोग ये चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है, अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखें मानचित्र वैसे होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी हमारी क्या है, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है। तो अगर इस गोल चीज़ को हम किसी फ्लैट पेपर पे उतारेंगे तो क्या हम इस चीज़ पे श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पर जो गोलाई है, इसकी वक्रीयता है, उसको हम सही तरह से मैप पे उतार पाएंगे? ठीक है, सोचिए ज़रा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखता तो है जो सही आकार है, लेकिन हम उसको जब पेपर में उतारते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक, तो ये दो थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी जो मानचित्र है, पृथ्वी की सतह इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर दिखाया गया चित्र है। ठीक है, अब इसमें एक ना कोई पैमाना होता है। जैसे कि पैमाना मान लो कि 500 मीटर को 500 मीटर के लिए हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया कि 5 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर पे डिनोट करेंगे। तो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिखा रहे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। दूसरा पैमाना हो सकता है कि 500 किलोमीटर बराबर होता है 5 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से दिखा रहे हैं तो 500 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये पैमाना होता है, इस तरह के पैमाने देखे जाते हैं। अब मैप क्या होता है कि ग्लोब जो है हमारा काफ़ी उपयोगी तो है, लेकिन अगर हम किसी ग्लोब में देखें कि आपने देखा होगा, अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में हम इंडिया ढूंढ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ग्लोब छोटा है तो हम उसको दो ही मतलब उसकी जो मेन सिटीज़ हैं उनके नाम देख सकते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया और बेंगलोर, इनको हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा कानपुर कहाँ है तो एक डॉट है, कानपुर भी फेमस है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बरेली देखें या फिर हरदोई देखें तो हमें वो नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से जब हम बहुत ही डीप लेवल में या किसी गांव की बात करें या इलाहाबाद के बहुत सारे गांव या शहरों की बात करें तो हमको नहीं दिखेंगे वो। ठीक है, छोटे छोटे कस्बे हमें नहीं दिखेंगे, इस वजह से हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गोलाकार सतह का पूरी तरह से चपटा करके मैप में मानचित्र में दिखा पाना असंभव है। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उस छोटी चीज़ों का अध्ययन करना है और उनको मैप करना है ताकि लोग उससे परिचित हो सकें। अब इस तरह से बहुत सारी मैप बना बना के बुकलेट भी आती हैं, जैसे हम लोगों ने एटलस पढ़ी ही होगी। एटलस में बहुत सारे मैप होते हैं। तो मैप के भी 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। एक होता है फिजिकल, भौतिक, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। और दूसरा क्या नाम है इसका, रिलीफ। रिलीफ होता है, उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। ठीक है, तो मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ग्लोब में इतनी जगह ही नहीं रहती है कि हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दिखा सकें। ठीक, तो हमको उससे हाँ, तो ठीक है, तो जैसे जो हमारा भौतिक मानचित्र होता है, फिजिकल मानचित्र होता है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ वहाँ दिखती हैं। प्राकृतिक आकृतियाँ कैसी हैं, जैसे पर्वत दिखाई देंगे, पठार दिखाई पड़ेंगे, नदियाँ दिखाई पड़ेंगी, मैदान दिखाई पड़ेंगे और आसपास के महासागर और इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कभी इंडिया का जो फिजिकल मैप देखते हैं तो इंडिया के फिजिकल मैप में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा है, फिर यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं, फिर इधर ईस्टर्न घाट हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट है, या हिमालय यहाँ पर दिखता है। ये हमें कहाँ दिखेगा, ये केवल हमको भौतिक वाले में ही दिखेगा। ठीक है, हम लोगों ने इस चीज़ को देखा ही है। और दूसरा प्रकार होता है राजनीतिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल। ठीक, अगर इसे पॉलिटिकल की बात करें तो जैसे यूपी ही देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रफली बना दिया है मैंने। अब ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड एरिया पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर है,
बुंदेलखंड एरिया पड़ता है। इस बुंदेलखंड को हम ये बोल सकते हैं कि ये फिजिकल फीचर है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दिखाएंगे उसको ललितपुर आ रहा है, फिर झांसी आ रहा है, इटावा आ रहा है, जालौन आ रहा है, बांदा आ रहा है, हमीरपुर आ रहा है। तो ये सारे जो हम इनकी जो बाउंड्री दिखाएंगे, जैसे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ये डिस्ट्रिक्ट है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। संभव है कि इन सब का फिजिकल फीचर सेम हो, लेकिन ये जो है अलग अलग डिनोट करेंगे बाउंड्रीज। तो राज्य की, नगरों की, शहरों की और गांवों की और विश्व की, जब विभिन्न देशों की बात करते हैं, उनकी सीमाओं का दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक क्या होता है? थीमेटिक मतलब थीमेटिक वर्ड जो है थीम से रिलेटेड है। THEME, थीम मतलब जैसे कि एक नदियों की थीम बना दी, दूसरा पर्वतों की थीम बना दी, पठारों की थीम बना दी, या फिर उसमें केवल दर्रों की थीम बना दी, केवल दर्रे ही दिखाए हुए हैं पूरे मैप में, ठीक है। या सड़क मानचित्र दिखाए हुए हैं, रेलवे मानचित्र दिखाए, या फिर उसमें केवल हमारा जो वायुयान वाला है उनका ही केवल वो दिखाया हुआ है कि यहाँ से इनका पाथ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थीमेटिक, मतलब वो एक थीम लिए हुए है, इसमें केवल उसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा, विशेष जानकारी रहती है उसमें। जैसे कि सड़क मानचित्र है, वर्षा का मानचित्र है, वनों के बारे में दिया है, उद्योगों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि संसाधन के वाला मैप दिखाया गया कि लौह इस्पात कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो लौह इस्पात कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ पर ये झारखंड का एरिया दिखा दिया, उड़ीसा का एरिया दिखा दिया, यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट तमिलनाडु का दिखा दिया, छत्तीसगढ़ का दिखा दिया। तो ये बता रहे हैं कि ये संसाधन यहीं पर मिलता है। तो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उनको बोलते हैं थीमेटिक, ठीक है। अब मानचित्र के जो मेन घटक हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होती है डायरेक्शन, दूसरे होते हैं सिंबल्स, ठीक है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, दूसरी चीज़ किस डायरेक्शन में है, और कैसे हम डिनोट करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ये 3 मुख्य घटक हैं मानचित्र के। सबसे पहले डिस्टेंस को देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? पूरे विश्व और उसके एक भाग को छोटे कागज़ के पन्ने पर हमें दिखाना, यही होता है मानचित्रीकरण, मानचित्र का आरेखण। तो उसमें 2 पैमाने होते हैं, एक होता है छोटे पैमाना, एक होता है बड़े पैमाना। छोटे पैमाने में क्या होगा कि हम किसी बहुत बड़ी चीज़ को, जैसे 500 किलोमीटर को हम डिनोट कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक छोटी चीज़ में। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मानचित्र में हमेशा, जैसे कोई मानचित्र है तो यहाँ पे नीचे दिया होगा कि वो किस पैमाने पर बना है, उसका पैमाना या मापन किस उसमें किया गया वो नीचे मेंशन होगा। जैसे और इन दोनों के बीच में एक अनुपात होता है, ठीक। अब इसके बीच में एक फिक्स्ड अनुपात होगा और पूरे मैप में वही अनुपात फॉलो किया जाएगा, ठीक। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होता है, ठीक। अब समझ में आ रहा है? वास्तविक दूरी जैसे यहाँ पर 500 किलोमीटर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर का, ठीक है। तो अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो वो 200 किलोमीटर के बराबर होगी, ठीक। अब देखते हैं इसको, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे किसी महाद्वीप या देश को कागज़ पे दिखाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। छोटे पैमाने का उपयोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ इस छोटे फॉर्म में दिखानी होती है, ठीक। तो इसको बोलेंगे, जब हम बड़ी चीज़ कोई छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं छोटे पैमाने वाले चित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया 5 सेंटीमीटर स्थल को 5 के मतलब स्थल के 500 किलोमीटर के को 5 सेंटीमीटर के मानचित्र पे दिखाया गया। अब जब हम किसी जो हमारा छोटा है जगह, जो स्थल हमारी छोटी है, उसको मानचित्र में दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम गांव गए अपने और हम अपने दादाजी से पूछे कि भाई हमारा मतलब खेत हमारे कहाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने अपना जो कृषि का जो बही खाता होता है जिसमें हमारे खेतों के मैप होते हैं, ठीक है, उस मैप में उन्होंने अपनी लोकेशन दिखाई दी। तो उस मैप में क्या होगा, वो मैप और ही डीप होते हैं, जहाँ पर केवल आप ही का ब्यौरा होगा।
तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 500 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर के मैप पे दिखा दी जाएगी आपको। ठीक है, तो जब इस तरह का मैप दिखाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या है, ज़्यादा जानकारी देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अब जैसे ये है, ये बड़ा एरिया है, इसको हमने छोटे में किया, तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की भी जगह नहीं है कि अगर हम इसका नाम लिखेंगे तब भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को बड़े 500 एरिया जो मीटर है उसमें कितना है, मतलब 1 किलोमीटर से तो कम ही होगा, या 500 किलोमीटर से तो कम ही चीज़ होगी डिनोट करने के लिए, तो उसको हम 500 सीटर जो सेंटीमीटर है उसमें काफ़ी चीज़ें हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक मैप देखते हैं, ये मैप, इस मैप में क्या है, इन्होंने ये एक मानचित्र वाला है, इसमें देखो यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, सपोज यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, इस चौराहे की डिस्टेंस कितनी है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इस डिस्टेंस से क्या होगा, ये 50 मीटर की दूरी पर हमारा चौराहा माना जाएगा। ठीक है, माना क्या जाएगा, होगा ही, क्योंकि मैप पे दिखा रहा है, वो श्योरिटी होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दिशा की। दिशा के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेन हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, मेन हमारी 4 दिशाएं होती हैं। हमेशा जब भी हम मैप देखते हैं तो हमें कॉर्नर पे ये साइन ज़रूर मिलता है, और इस साइन में नॉर्थ हम लोग ऊपर रखते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये मतलब एक ट्रेडिशन है कि यही चलता आया है शुरू से ही, तो इसको हम मानते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है। ठीक, इनको बोला जाता है कि जो मेन जो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं, इन्हीं को कहते हैं कि ये 4 जो हैं प्रधान दिग्बिंदु हैं। दिग्बिंदु, इसको एक टर्म क्या होता है, इसको भी एक इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक, इनको बोलते हैं, और इनके बीच में हम लोग अलग 90 जो ये 45 डिग्री पे है, ये सब बीच का एंगल जो है 45 डिग्री पे, एक ये हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये हो गई उत्तर पूर्व, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ये हो गई दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये प्रधान डायरेक्शन है, मेन दिग्बिंदु हैं जिनसे डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे ये पूछा जाएगा कि विकास के घर जो है, विकास के घर से खेल का मैदान किस डायरेक्शन में है, ठीक, तो विकास के घर से उत्तर ये हो गया, खेल का मैदान ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर। यहाँ पर ये उत्तर है तो यहाँ उत्तर दिख दिया, यहाँ पे क्या है पूरब, तो यहाँ पूर्व, तो ये दोनों मिलके क्या बताएंगे, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व डायरेक्शन में विकास के घर से खेल का मैदान है। ठीक, अब ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं प्रतीकों के बारे में, जिनको बोलते हैं सिंबल। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है कि सिंबल हमें ये बताते हैं कि हम उस मानचित्र में कैसे कोई चीज़ डिनोट करें। ठीक है, कैसे किसी चीज़ को हम मार कर दें, जैसे कोई स्टार मार कर दिया या कोई हमने ऐसे चांदा मार कर दिया, तो ये है क्या, ये हमें डिनोट करना पड़ता है। तो कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ सिंबल्स हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है कि अगर इस तरह से वो बने हुए हैं या ये सिंबल बने हुए हैं तो वही चीज़ होगी। ठीक है, जैसे रेलवे लाइंस के लिए एक सिंबल्स हैं। ठीक, रेलवे लाइन के लिए इस तरह से ये बड़ी लाइन का है, ये मीटर लाइन का है, ये रेलवे लाइन का है। और एक पक्की सड़कों के लिए, कच्ची के लिए ये डार्क लाइन, और कच्ची सड़कों के लिए डैश लाइन दी गई है। ठीक है, अब सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा इस तरह से बनाई गई है, नदी के लिए, कुआं के लिए, तालाब के लिए, ऐसे। अब यहाँ पे कलर कोडिंग भी देखते जाइए, जैसे ग्रीन कलर किसके लिए है, पेड़ के लिए, घास के लिए। जल के लिए क्या कर रहे हैं, जल के लिए हम लोग ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। अब यहीं पहाड़ और पर्वत दिखाएंगे तो पहाड़ या पर्वत दिखाएंगे तो उसके लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाएगा। कौन सा कलर यूज़ किया जाएगा, ब्राउन या भूरा कलर। ठीक, इनके बीच में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति जब होती है प्रतीकों की तो इनको बोलते हैं रूढ़ चिन्ह। ठीक है, रूढ़ चिन्ह मतलब ये बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से पहचाने गए हैं, अपनाए गए हैं, इसलिए इनको रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। अब देखो इसमें बताया गया विभिन्न रंगों का यूज़ कर रहे हैं कि नीले रंग के लिए जलाशय या ग्रीन मतलब, और भूरे रंगों के लिए पर्वत या पीले रंगों के लिए पठार
या हरा रंग मैदान के लिए दर्शाया जा रहा है। अब रेखा चित्र क्या होती है? रेखा चित्र क्या होता है कि इसमें कोई पैमाना नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई पैमाना नहीं होता, ये बिना पैमाने के होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे स्केच। स्केच वो पोर्ट्रेट वाला स्केच नहीं है ये, ठीक है, ये स्केच है जो हम किसी, जैसे मान लीजिए हमारा एक दोस्त है यहाँ, ठीक है, ए, ये दोस्त है हमारा बी, अब इसके घर जाना है, तो आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो इसने बता दिया ऐसे करके कि जब तुम अपने घर से निकलोगे तो ऐसे ही एक गली जाएगी, फिर ऐसे ऐसे बाएं मुड़ जाना, और फिर ऐसे दाएं, मतलब दाएं मुड़ जाना, फिर ऐसे तुम जाओगे दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर पे, तो फिर मेरा घर सामने ही मिलेगा उसके मोड़ पे। तो ये जो है ये रफ स्केच है। अब इसमें ये नहीं बता रहा है कि कितना, इसमें कोई पैमाना नहीं दिया गया है। यहाँ पर वो लिख भी सकता है कि ये 10 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो अब इस तरह से जो बनाया हुआ घर है कि ये अपने घर से निकल के चलेगा, ए और बी किधर जाएगा, तो इस तरह से जो बताया गया है उसको बोलेंगे रेखा चित्र, मानचित्र। बस लाइनों के माध्यम से हमें बता दिया गया है कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है, क्या है, उसमें कोई भी पैमाना नहीं लागू किया गया। दूसरा होता है खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा हुआ चित्र, ठीक है, इसको बोलते हैं खाका, ठीक है। ये इसको प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कभी मूवी हॉल गए हों या कहीं बड़े मॉल में गए हों, तो वहाँ पर कभी भी जब हम एग्ज़िट करते हैं, जैसे मूवी थिएटर से निकल के बाहर आए, तो वहाँ पर एक एग्ज़िट होता है, ठीक है। जैसे मूवी थिएटर से एग्ज़िट करके वो पूरा मॉल के बाहर ही एंड तक छोड़ देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कभी नोटिस करें तो वहाँ पर एक होता है फायर प्लान। तो फायर प्लान क्या बता रहा है? अब वो एक मैप पे ये बताता है कि यहाँ पर ये अगर मूवी थिएटर है तो इसका एग्ज़िट किस तरफ से होगा, और एग्ज़िट होने के बाद कॉरिडोर कौन से यूज़ करना है, और अगर वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर फायर होजेस हैं या फायर की पाइपलाइन है तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये पूरा एक मैप बताता है उस बिल्डिंग का जहाँ पर फायर प्लान एग्ज़िट है, मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तुम लोगों ने हॉस्पिटल भी कभी गए होगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं। शिप्स में, कार्गो शिप्स में भी ये चीज़ें होती हैं। कार्गो शिप्स में तो स्पेशली ये रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये खाका है क्या। इसमें कुछ नहीं है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई या जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता उसको हम इसमें रफली मेंशन करते हैं। यह एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। हमने बड़े पैमाने वाला क्या देखा था? बड़े पैमाने वाला ये देखा था कि बहुत सी बड़ी जो चीज़ होती है हम उसको, जैसे मान लो कि बड़े पैमाने में क्या है, 500 मीटर को हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर में दे दिया, तो इसमें डिटेल्स बहुत सारी होती हैं। 5 सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो इसमें डिटेल्स बहुत सारी डीप हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। तो इसको हम बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसको खाका कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने का रेखा चित्र होता है जिसको खाका कहते हैं। अब जैसे पूछा है कि मानचित्र 3 घटक कौन से हैं? एक होता है दिशा, एक होता है दूरी, एक होता है सिंबल। दिशा, दूरी और सिंबल, प्रधान निगम बिंदु। अब ये जो क्वेश्चन है ये सब आप अपने दिमाग में करिए, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, ठीक है। वृक्षों को वितरण के लिए, अब देखो ये वृक्षों का वितरण है, तो क्या ये एक स्पेशल विशेषता की बात कर रहा है? तो विशेषता हम किस मैप में दिखाएंगे? थीमेटिक में दिखाएंगे। नीले रंग का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जलाशय में होता है। पर्वतों के लिए क्या हो रहा है? भूरा। मैदानों के लिए क्या हो रहा है? ग्रीन। दिक्सूची क्या है? दिक्सूचक होता है जिसको बोलते हैं कॉम्पस बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पस, ये कंपास। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश, मतलब ये एक यंत्र है जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इसमें जो सुई है वो हमेशा एक तरफ, जो रेड वाली सुई होती है हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है, जिससे हम अन्य डायरेक्शनों का पता लगा सकते हैं। या इसमें मेंशन होता है और डायरेक्शंस का, लेकिन सुई जो है हमेशा नॉर्थ की तरफ ही घूम कर जाएगी, ठीक। ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए होता है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए। रेखा चित्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रतीकों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रतीक कहाँ होते हैं? मानचित्र में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपना चैप्टर 3 और 4 कंप्लीट किया।
धन्यवाद।